करें, शुरू करें भाई। चलो, तो कल का एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, इंटेंसिटी, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। ये मैंने अभी वेव ऑप्टिक्स शुरू ही नहीं किया था, ये मैंने आपको 11वीं का एसएचएम वेव का जो होता है बेसिक वो सब सिखाया, ताकि अपन को अब यहां से वेव ऑप्टिक्स समझ में आ जाए। चलिए, शुरू करें पढ़ाई। लिखें। आज ये तो 15-20 मिनट का एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। उसके बाद आज चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। भाइयों, उस पे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है, तो वो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 2 लेक्चर का है, आज भी चलेगा, मंडे को भी चलेगा, तो 2 दिन अच्छे से उसको तैयारी करनी है। मंडे को छुट्टी इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि क्योंकि वो दिवाली की तो शुरू वैसे ही 10 तारीख से हो जाएगी, तो अपना एक लेक्चर का नुकसान और हो जाएगा, इसलिए नहीं रख रहे। सही। चलो, अब 5 मिनट अपन हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि ना अपन तो इसको 10 मिनट में पढ़ लेंगे, पर ना लाइट का जो इतिहास है भाई, वो 400, 500, 600 साल का इतिहास है। इतना आसानी से जो आज हम सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, जो हमारे पास है, उसको डेवलप होने में समय लगा। सबसे पहले न्यूटन आए। न्यूटन ने एक थ्योरी दी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उन्होंने कहा कि लाइट कॉर्पस्क्यूल्स मतलब पार्टिकल से मिलकर बनी है। भाई आप देखो ना, ये प्रकाश है, लाइट है, सनलाइट, ट्यूबलाइट, सूरज का प्रकाश, बल्ब का, टॉर्च का। यार इस लाइट के बारे में चर्चा करना कितना कठिन है भाई। लोगों ने अलग अलग अपने रेफरेंस दिए। किसी ने कहा लाइट लॉन्गिट्यूडिनल है, किसी ने कहा लाइट नहीं, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं है, ट्रांसवर्स वेव है। इस तरह की लड़ाइयां चली। किसी ने कहा लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है, लाइट पार्टिकल नेचर शो करती है। किसी का नहीं नहीं भैया, पार्टिकल नेचर नहीं, लाइट का तो कैसा नेचर है, वेव नेचर है। इस तरह की लड़ाइयां काफी समय तक चली। कहा गया, जब हाइगन थे, उन्होंने अपनी एक वेव थ्योरी कही, उस समय साउंड वेव की बात हो चुकी थी। साउंड वेव को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूं और मेरी साउंड वेव आपके कान तक पहुंच रही है, तो पता है जो मीडियम है यहाँ एयर, वो एयर के पार्टिकल से ही तो एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। मेरे मुंह के आगे जो हवा का कण है, वो उड़ के आपके पास थोड़ी ना आ रहा है। ये हवा के कण में क्या पैदा हो रहा है, वाइब्रेशंस, और ये आगे से आगे एनर्जी को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। और ये प्रेशर का वेरिएशन आपके कान के पास जो हवा का कण है उसमें भी हो रहा है, और वही आपको सेंस हो रहा है और आपको आवाज सुनाई दे रही है। तो साउंड वेव को प्रोपोगेशन के लिए किसकी आवश्यकता है, मीडियम की आवश्यकता है। पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो एनर्जी ट्रांसफर कैसे होगी। तो हाइगन ने क्या कह दिया, साहब मैं ऐसा मान रहा हूं, लाइट को प्रोपोगेशन के लिए एक मीडियम चाहिए। और साहब मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में
एक हाइपोथेटिकल मीडियम है और उस मीडियम का नाम क्या दे दिया? ईथर। क्या दे दिया? कि साहब मेरा ऐसा मानना है पूरी दुनिया में हर जगह क्या फैला हुआ है? ईथर। और जब ईथर होगा तभी लाइट क्या करेगी? प्रोपोगेट। बाद में ये गलत सिद्ध हो गया। लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। लाइट मैकेनिकल वेव नहीं है, नॉन मैकेनिकल है। मैकेनिकल कौन होती हैं? जिनको प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। लाइट को प्रोपोगेशन के लिए मीडियम की आवश्यकता, पर जो आज निष्कर्ष निकल कर आए हैं वो एकदम से थोड़ी ना है। धीरे 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 साइंस डेवलप होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, पुराने मॉडल फेल होते हैं, नई थ्योरी आती है, नई थ्योरी पर डिस्कशन होता है और धीरे धीरे विज्ञान का विकास होता जाता है। अपने तो पूरे एक चैप्टर है बायो में, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। उसमें पूरे गप्पे ही तो लिखे हुए हैं, पढ़ लेना कि नदी के किनारे किस तरह से मानव सभ्यता का विकास हुआ। नहीं पढ़ा आपने? उसमें पूरे गप्पे ही तो हैं। चैप्टर का नाम है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। अभी हो जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया गया तो हो गया ओरिजिन इवोल्यूशन, किस तरह से हमारा डेवलपमेंट हुआ। तो उसी तरह लाइट क्या है, इस पर बड़ी गुत्थम गुत्थी चलती रही। कोई कह रहा है ट्रांसवर्स वेव है, कोई कह रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, कभी कहा जा रहा है पार्टिकल, कभी कहा जा रहा है वेव। पता है फाइनल क्या निकला जो आज हमारे पास है? लाइट कौन सी वेव है बताइए? ट्रांसवर्स। और मजे की बात कभी सुनाओ, लाइट का कैसा नेचर होता है? ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब समझते हैं? पार्टिकल भी और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको कि जब लाइट किसी सब्सटेंस से, किसी मैटर से इंटरेक्ट करती है तो लाइट का पार्टिकल नेचर एग्जिबिट होता है। और जब एक लाइट किसी दूसरे लाइट से इंटरेक्ट करती है तब लाइट का कौन सा नेचर एग्जिबिट होता है? वेव नेचर। हम कल पढ़ रहे थे दो साउंड वेव का इंटरफेरेंस, दो लाइट वेव का इंटरफेरेंस। एक वेव दूसरे वेव से इंटरफेरेंस कर रही थी, तो ये पूछा गया बहुत बार, इंटरफेरेंस कौन से नेचर को एग्जिबिट करता है? आंसर है वेव नेचर को एग्जिबिट करता है। जब मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाया जाएगा तब आपको पता चलेगा कि वहां लाइट जब किसी मेटल पर टकराती है तो वहां माना जाता है लाइट का कौन सा नेचर? पार्टिकल नेचर। और कहा जाता है लाइट के अंदर कौन है? फोटॉन्स। वो फोटोन जब किसी मेटल से टकराते हैं तो अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं? ट्रांसफर। वो इलेक्ट्रॉन वो ऊर्जा पाकर मेटल में से निकल जाता है और इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हम तो ये बात 7 या 8 मिनट में बोल रहे हैं, जबकि इस बात को बोलने में, समझने में 500-600 साल लग गए कि लाइट है क्या। जो फाइनल है, जो आज हमारे पास रिजल्ट है, वो क्या है बताइए? लाइट कौन सा है? ट्रांसवर्स। कैसा नेचर है? ड्यूअल। और मीडियम की आवश्यकता है या नहीं है? मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हाइगन की वेव थ्योरी पढ़ रहे हैं कि हाइगन ने दुनिया को क्या मॉडल समझाया। इसलिए टॉपिक का नाम क्या है देखिए? हाइगन वेव थ्योरी। तो हाइगन ने कहा कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करती है तो किसके रूप में प्रोपोगेट करती है? वेव फ्रंट। अब सवाल पैदा होता है, आशीष सर ये वेव फ्रंट क्या होता है? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे 3 तरह के मैं आपको लाइट वेव बना रहा हूं रे। ये देखिए कैसा है? पैरेलल। ये बताइए डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग? डाइवर्जिंग। और ये कन्वर्जिंग। उन्होंने कहा जो वेव प्रोपोगेशन हो रहा है इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका वो क्रॉस सेक्शन मतलब परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन, उसे हमने क्या बोला? वेव फ्रंट। देखना मजा आ जाएगा। परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन ये
जोड़ दीजिए इसको वापस परपेंडिकुलर। शायद समझ पा रहे होंगे कैसा वेव फ्रंट है, पढ़ा हुआ हो तो। आंसर है प्लेन वेव फ्रंट। कैसा है? प्लेन वेव। वापस इसका वेव फ्रंट बनाता हूं, कोशिश करना सवाल आएगा। कैसा बोला आपने? परपेंडिकुलर होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे लाइट। ये रही, ये 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 खुद देखिए कैसा बना। बहुत आसान बनेगा, ये देखिए 90 पे खींचना है, एक बन जाएगा, फिर आगे कोई दिक्कत नहीं। इसका देखिए, इसका कुछ अलग बनेगा। जल्दबाजी गलती मत करिएगा, 90 पे खींचना है। क्या ये 90 है क्या? नहीं यार, ये तो 90 नहीं लग रहा। नहीं सर, जोड़ दीजिए। एक बनने के बाद फिर तो कोई समस्या नहीं है। तो सर वेव फ्रंट क्या है सर? क्या नाम है वेव फ्रंट? सब हाइपोथेटिकल है, कोई ऐसा नहीं कि वेव फ्रंट एग्जिस्ट करता है। इन्होंने एक थ्योरी दी कि मेरा ऐसा मानना है कि जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है तो इन द फॉर्म ऑफ क्या करती है? वेव फ्रंट। न्यूटन ने भी एक थ्योरी दी थी, उन्होंने कहा था, सुना हो आपने, न्यूटन कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। उन्होंने क्या कहा कि लाइट किससे मिलकर बनी है? कॉर्पस्क्यूल्स। कॉर्पस्क्यूल्स मतलब पार्टिकल, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने अपना एक समझाने का तरीका दिया। अब जरा सुनो वेव फ्रंट होता क्या है। तो वेव फ्रंट की परिभाषा क्या दी? इस पर उपस्थित जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं उन सब का फेज सेम है। उन सभी पार्टिकल का फेज सेम रहेगा जो एक ही वेव फ्रंट पे होंगे। सर फेज सेम होगा इसका क्या मतलब? कल आपको सिखाया था, याद करो। फेज सेम का मतलब एक साथ मैक्सिमा, एक साथ जीरो, एक साथ मिनिमा। याद करो, दो साइन कर्व, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना था? जीरो। तो वेव फ्रंट क्या है? सरल देसी भाषा में क्या फीलिंग है? वेव फ्रंट पे उपस्थित सभी पार्टिकल्स जो होते हैं उनका फेज सेम रहता है। सर फेज सेम का क्या मतलब? क्योंकि पार्टिकल तो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। वेव ट्रेवल कर रही है तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट। तो दो पार्टिकल एक साथ ऊपर, एक साथ मीन पोजीशन पर, एक साथ नीचे, इसे बोलते हैं बोथ आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। बोथ आर वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। कभी आपने ईएमडब्ल्यू पढ़ा हो? अब पढ़ाएंगे तमर सर। ईएमडब्ल्यू में क्या होता है? ये होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां होता है मैग्नेटिक फील्ड। भाई साहब तीनों एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर। पर मजे की बात और सुनिए, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम फेज। अभी आप कह रहे हो परपेंडिकुलर, अभी कह रहे हो सेम फेज। क्या बता सकते हो इसका क्या मतलब है तो 90 डिग्री पर एक साथ मीन पर आएंगे, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमा। ये ई का ग्राफ है। अब मैं बी का बना रहा हूं, बी का ग्राफ, ये बी का ग्राफ। और अच्छा समझाता हूं, ये किसका ग्राफ? ई का। ये ई के पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है। बी देखना, बी इस प्लेन में नहीं है, बी इस प्लेन के परपेंडिकुलर। ऐसे कैसे, मैं आपको बताता हूं। ये ई है, ये बी है। तो देखो एक है वाई में और एक है जेड में, दोनों एक साथ एक ही फेज में। पता है कैसे? कैसे बताओ? एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम। क्या 90 डिग्री पर है? हाँ। एक किस में है? वाई में। एक किस में है? जेड में। देखो आप, एक वाई में और एक जेड में है, और दोनों सेम फेज में है। आपको फील आ रही है सेम फेज? बताओ कैसे? दोनों अपने मैक्सिमम पहुंचे, दोनों अपने जीरो, दोनों मैक्सिमम, दोनों जीरो, एक साथ एक ही फेज में है, पर आपस में कितने डिग्री पर है? 90।
क्या फील कर पा रहे हो? सेम फेज का क्या मतलब होता है? सेम फेज, अगर मैं आपको कहता हूं दो पार्टिकल सेम फेज में, इसका मतलब है दोनों वाइब्रेट एक साथ कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मीन, एक साथ मिनिमा। क्या ये बात ठीक है? तो आइए वेव फ्रंट को और बोलिए, कोशिश करिए। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट हमेशा वेव प्रोपोगेशन के क्या होता है? परपेंडिकुलर, बात नंबर 1। वेव फ्रंट पर जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सभी सेम फेज में होते हैं। तो पहला लिखिए वेव फ्रंट, फिर सारे चित्र बनाइएगा। पहले परिभाषा लिखिए वेव फ्रंट की। द लोकस ऑफ all the points, the locus of all the points which vibrates in the same phase, is called wave front। चित्र बना लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए। ये इस पे कोई सवाल नहीं बनता। आप सोचो मैं घर जाके रटूं ईथर, एक दिन ईथर याद करने में लगा दिया, कोई सवाल नहीं बनता, कभी कोई प्रश्न नहीं आया। बस पता होना चाहिए कि हाइगन ने दुनिया को बात कही कि मेरा ऐसा मानना है कि लाइट को प्रोपोगेट होने के लिए किसकी आवश्यकता है? मीडियम की। और वो मीडियम कौन है? ईथर। और जो पूरी यूनिवर्स में फैला हुआ है। बाद में जाके थ्योरी रिजेक्ट हो गई, क्योंकि लाइट को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। लाइट मैकेनिकल नहीं है, कौन है? नॉन मैकेनिकल। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है हाइगन वेव थ्योरी। उनका ये एक प्रपोजल है कि भाई लाइट कैसे ट्रेवल करती है। तो उन्होंने कहा जब लाइट ट्रेवल करती है तो किस रूप में करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। आशीष सर ये वेव फ्रंट क्या है? मैं तो बोल ही नहीं पा रहा। मैं तो गलत, पहले एक बार बोल लो वेव फ्रंट, बोल लो सब एक बार। चलो बोल लिए ना, पहला लेवल क्लियर हो गया। अब मैं समझा भी देता हूं वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट एक ऐसा शेप है जिस पर उपस्थित जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स होंगे उन सबका फेज सेम रहेगा। फेज सेम का क्या मतलब है? पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो पर, एक साथ मीन पर, एक साथ नेगेटिव पर, इसे बोलते हैं बोथ आर इन सेम फेज। जैसे मैंने आपको ई और बी बताया, दोनों वाइब्रेट हो रहे हैं, और आप देखो मेरे दोनों हाथ कितने तरीके से चल रहे हैं, एक साथ मैक्सिमा, एक साथ मिनिमम। देखो आप, एक ऐसा भी तो हो सकता था ये जब आगे जा रहा तो ये पीछे जा रहा हो। देखो आप, ये आगे ये पीछे है, ये सेम फेज का है। देखो आप, ये आगे जा रहा है, ये पीछे जा रहा है, जबकि मैं कैसे हाथ चला रहा हूं? देखो आप, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम। क्या कहोगे आशीष सर? आपके दोनों हाथ सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या सेम फेज की फीलिंग आ रही है? बोथ आर इन सेम फेज। आगे पूरा लिख लीजिए। अब उन्होंने एक बात और बताई कि वेव फ्रंट ट्रेवल कैसे करता है। तो उन्होंने कहा कि हर वेव फ्रंट पर असंख्य ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक नए सोर्स की तरह काम करते हैं, और इन नए सोर्स का नाम उन्होंने दिया सेकेंडरी वेवलेट। क्या नाम दिया? सेकेंडरी वेवलेट। आशीष सर ये सेकेंडरी वेवलेट क्या होते हैं? आइए, बहुत आसान है। हर वेव फ्रंट पर बहुत सारे ऐसे बिंदु होते हैं जो खुद एक नए सोर्स की तरह क्या काम करते हैं। अब ये अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा कर रहे हैं, स्फेरिकल। इन्होंने अपना खुद का वेव फ्रंट पैदा किया। फिर बताइए, फिर इस पे बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये अपना खुद का क्या करेंगे? वेव फ्रंट पैदा करेंगे। इस तरह से वेव फ्रंट पैदा होगा।
और इन सब वेव फ्रंट को अगर आप टेंजेंशियली जोड़ दोगे तो आपको नए वेव फ्रंट की क्या मिल जाएगी, पोजीशन। तो इस तरह से वेव फ्रंट आगे 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 क्या करता है, ट्रेवल। सर एक बार और बता दीजिए, एक बार और सुनिए। तो इन्होंने एक थ्योरी दी, ऐसा कोई वास्तव में थोड़ी नहीं होता। आपको वेव फ्रंट दिखाई दे रहा है क्या, तो सर जाला दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि सर लाइट जो जा रही है वो किस रूप में जा रही है, वेव फ्रंट। एक समझाने का तरीका दिया। क्या दिया तरीका बताइए। किसी वेव फ्रंट पर असंख्य पार्टिकल, बोलो हाँ, इन्होंने अपना क्या पैदा किया, खुद का वेव फ्रंट। और इन सब वेव फ्रंट को कैसे मिला दो, टेंजेंशियली। तो देखो जो वेव फ्रंट पहले 1 पे था अब कहां आ गया, 2 पर। तीसरी बार फिर सुनो, फिर इस पे असंख्य पार्टिकल, बोलो हाँ, ये अपना खुद का क्या पैदा करेंगे, ये अपना खुद का क्या पैदा करेंगे, वेव फ्रंट। अब इन सभी वेव फ्रंट को फिर से कैसे मिला दो, टेंजेंशियली। बताओ जो वेव फ्रंट 1 पे था 2 पे आ गया, अब कहां आ गया, 3 पर। इस तरह से वेव फ्रंट आगे 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 क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। और ये जो पॉइंट्स माने, इन्हें कहा क्या कहा गया, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। कभी कोई प्रश्न नहीं आया है, इसलिए परेशान मत होइए। इस साल ये सिलेबस से हटा भी दिया गया है, इसलिए अपन बस पढ़ रहे हैं ताकि इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन पुराने मॉड्यूल में दे रखे हो तो हमसे सॉल्व हो जाए। अब 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं, कभी आपने पिछले साल पढ़ा हो या साउंड वेव का याद हो। एक होता है प्लेन वेव फ्रंट, एक होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, और एक होता है सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लिखिए आगे, बराबर आगे। लिखें, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। पहला स्फेरिकल वेव फ्रंट। बताइए स्फेरिकल वेव फ्रंट कौन पैदा करता है, पॉइंट सोर्स। ये पॉइंट सोर्स। अब देखना आप खुद स्फीयर आप बना सकते हैं, आप तरीके से देखना। ये पॉइंट सोर्स है, ये इसने, ये वेव, ये लाइट, ये रे। अब आप देखना कैसे बनाएंगे। मैंने आपको क्या सिखाया, वेव फ्रंट हमेशा रे के परपेंडिकुलर होता है। अब आप परपेंडिकुलर बनाना, परपेंडिकुलर, ये 90 पर, 90, 90, ये देखो, सबको जोड़ दो, क्या दिखेगा आपको, स्फीयर। तो याद करिए, पॉइंट सोर्स के लिए हमेशा हमेशा वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल इन नेचर। ये पूछा जाता है, छोटा सवाल, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आएगा। याद रखिए, पॉइंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा है, स्फेरिकल। अब आपको याद हो तो इसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन निकालना है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा हो आपने तो मैं बता देता हूं, पावर अपॉन एरिया। पावर पी, एरिया बताइए, एरिया। बेटा ये सर्कल है या स्फीयर है, स्फीयर। आपको दिख सर्कल रहा है क्योंकि हम 2 डायमेंशन बना रहे हैं, पर है कौन ये, स्फीयर। स्फीयर का एरिया बताओ, 4πr²। तो याद रखो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी r² के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगा। 2 मिनट रुक जाता हूं, आप थोड़ा तसल्ली से बनाइए, दूसरा और जल्दी समझ में आ जाएगा।
ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। हाइगन पर पिछले 15 साल में एक क्वेश्चन आया है बस, और अब तो ये हटा भी दिया गया है। तो हम तो इसलिए पढ़ रहे हैं 15-20 मिनट, ताकि हमारे मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन है तो हम उससे सॉल्व कर लें, इसलिए पढ़ रहे हैं। अभी मेन टॉपिक अब शुरू होगा, जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, थॉमस यंग ने जो किया था। चलिए, ये तो है पॉइंट सोर्स। अगर लाइन सोर्स हो, लाइन सोर्स हो, ये लाइन सोर्स, तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है वो कैसा बनता है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। सर वेव फ्रंट क्या होता है नहीं समझ में आ रहा सर? मैं बताता हूँ ना तुझे, चिंता परेशान क्यों हो रहा है, बताता हूँ। वेव फ्रंट एक शेप है, एक इमेजिनरी शेप है, ऐसा कोई वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट एक इमेजिनरी शेप है जिस पर उपस्थित जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो सब एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। उस इमेजिनरी शेप को क्या कहा गया? वेव फ्रंट। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा और दोस्ती अगर करें, तो ये वाले जो पार्टिकल हैं इस वेव फ्रंट पे, ये वाला, इन सबके हालात एक जैसे हैं। हालात एक जैसे का मतलब क्या है? अभी ये सब मीन पर हैं तो सभी मीन पर हैं, सब एक साथ मैक्सिमम जाएंगे, एक साथ मिनिमम जाएंगे। इन सब के हालात एक जैसे हैं, मतलब ये सभी किसमें हैं? एक फेज में। इन सभी पॉइंट्स को, जैसे इस ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन सबको मिला दोगे तो जो शेप बनेगा कैसा बन रहा है? स्फेरिकल। इसलिए कैसा वेव फ्रंट हो गया? स्फेरिकल। क्या कुछ कुछ वेव फ्रंट की बात समझ में आ रही है? चलिए, अब इसमें बताइए, इसमें इंटेंसिटी का वेरिएशन कैसे निकालोगे? तो इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अब सिलेंडर का एरिया बताओ, 8वीं 9वीं 10वीं याद करो, सिलेंडर का एरिया 2πr h, याद है किसी को? 2πr h कर्व्ड एरिया याद करिए। तो यहां इंटेंसिटी आर के क्या आ रही है? इनवर्स। अच्छे से तसल्ली से बना लीजिए। सिलेबस बिल्कुल ऑन ट्रैक चल रहा है। फरवरी लास्ट वीक तक पूरा सिलेबस करा दिया जाएगा। जो फेज लेट चालू हुए हैं वो मार्च के फर्स्ट वीक तक जाएंगे। टेंटेटिव फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक पूरा सिलेबस हो जाएगा। माइन मेजर टेस्ट प्लान कर दिए गए हैं, अगले दिवाली के बाद उसका पूरा शेड्यूल लग जाएगा। 6 पार्ट टेस्ट रखे हैं। पार्ट टेस्ट का मतलब है पूरे सिलेबस को कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में।
ताकि पहले आप छोटे छोटे तैयार करें। जैसे फिजिक्स में अपने कितने मॉड्यूल हैं, 6 है ना, 3 11वीं के और 3 12, कुल 6 मॉड्यूल है। तो हमने क्या हर टेस्ट में क्या दिया है, एक मॉड्यूल। एक मॉड्यूल मतलब 3 से 4 चैप्टर। एक सप्ताह 4 चैप्टर तैयार किए, अगले सप्ताह 4। जैसे एक बार दिया केवल इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर, ये पूरा एक ही मॉडल में। फिर एक बार दिया मैग्नेट ईएमआई एसी, ये पूरा एक मॉड्यूल है। एक बार दिया मॉडर्न ऑप्टिक सेमीकंडक्टर, ये पूरा एक मॉड्यूल है। कुल कितने पार्ट टेस्ट, 6। फिर उसके बाद रखा है एक 11वीं फुल सिलेबस, फिर एक रखा है 12वीं फुल सिलेबस। अब इसमें क्या हो गया, आपका पूरा सिलेबस 8 वीक में तैयार हो गया। फिर रखेंगे मेजर टेस्ट फुल सिलेबस, वो रखे हैं 4-4 दिन में। पहले आपको कितना समय दिया बताइए, एक एक हफ्ता पूरा। 3 चैप्टर के लिए पूरा एक हफ्ता, फिर 3 चैप्टर के लिए एक हफ्ता, ताकि आप तसल्ली से एक बार पूरा सिलेबस तैयार कर लें। ऐसा चलेगा कब से, 25 फरवरी से लेकर पूरा मार्च और अप्रैल का मिड। तो इस 8 हफ्ते में अपना पूरा क्या हो जाएगा, पूरा सिलेबस तैयार। फिर 4-4 दिन में क्या रखेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट। क्योंकि वहां 4 दिन का गैप पर्याप्त है, क्योंकि हमने आगे का सिलेबस बहुत धीरे 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 तसल्ली से तैयार किया है। इसकी पूरी प्लानिंग सब लग जाएगी। पहले जो 3 पार्ट टेस्ट हैं उनका सिलेबस सबका हो चुका है, पुराना पुराना दिया है, क्योंकि उस समय भी तो पढ़ाई चल रही होगी। तो उसका उस वाले में नहीं दिया, वो कहाँ आएगा, थोड़ा सा आगे। पूरी प्लानिंग हो गई है, सब आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। सिलेबस फिजिक्स में बिल्कुल ऑन ट्रैक है। अभी हमारे 2 स्लॉट चल रहे हैं, कुछ दिनों बाद अब फिजिक्स का क्या हो जाएगा, एक स्लॉट सिंगल। और अब किसका डबल स्लॉट चलेगा, बायो का। केमिस्ट्री के पहले चल रही डबल, बायो अब फिजिक्स के डबल चल रहे थे, मैं और कंवर सर पढ़ा रहे थे। दिवाली के कुछ दिनों के बाद फिर फिजिक्स का सिंगल हो जाएगा और बायो के क्या हो जाएंगे, डबल। और इस तरह से सिलेबस को आगे बढ़ाया जाएगा फरवरी लास्ट तक, और मार्च के पहला वीक जो लास्ट में चालू है फेज, तब तक सिलेबस पूरा कराया जाएगा। क्या बात ठीक है, चलिए लिखें। अब प्लेन वेव फ्रंट क्या है, देखो क्या परिभाषा लिखी है, एनी वेव फ्रंट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब बहुत दूर, बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, बहुत दूर से जब लाइट आती है तो कैसी आती है, पैरेलल। बनाओ एक बार, कोशिश करो, बहुत दूर से लाइट आ रही है, पैरेलल। बहुत दूर से लाइट आ रही है, पैरेलल। बनाओ इसका वेव फ्रंट, कोशिश करो। क्या होता है वेव फ्रंट, हमेशा क्रॉस सेक्शन होना चाहिए। बनाओ 90 90 90 90, खुद बताओ वेव फ्रंट कैसा, प्लेन वेव फ्रंट। तो जब भी कोई दूर से लाइट आएगी तो उसका वेव फ्रंट का नेचर कैसा होगा, प्लेन। तो बताइए वेव फ्रंट कितने तरीके के, 3। पहला चिल्लाओ, स्फेरिकल, दूसरा सिलेंड्रिकल, तीसरा प्लेन। पॉइंट सोर्स कैसा पैदा करेगा, स्फेरिकल, लाइन सोर्स, और बहुत दूर से कोई वेव फ्रंट आएगा, प्लेन। बोलिए क्लियर है। जैसे जेई मेन में कैसा सवाल आया, नीट में तो नहीं आया, उन्होंने एक लेंस दे दिया। अब 10वीं क्लास में अपन ये डायग्राम बनाते हैं सभी, देखना। ये तो है रे डायग्राम, क्या है बच्चों ये। अब इसी को हाइगन कैसे समझा रहा है वो देखना, मजा आएगा आपको। हाइगन कह रहा है भैया वेव फ्रंट लाओ, वेव फ्रंट में बंटी बोर्ड पर, नीचे नहीं देख, बोर्ड पे देख। वेव फ्रंट लाओ कितने डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर। बंटी तो उधर देख रहा है, परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, सबको जोड़ दो, पता है कैसा बन गया, प्लेन। हाँ यार प्लेन बनना भी चाहिए था यार, पैरेलल लाइट आ रही है, पैरेलल लाइट में तो हमेशा प्लेन। इसमें मजा आ जाएगा, रट के मत जाना। तरीका बताए ना, कितने पर, 90। कोई बात नहीं, कोई कोई बात नहीं। बस अपने आप बन जाएगा शेप, ये बन गया सब। ऑप्शन में ऐसा दिया जाएगा। और सोचो, प्रिज्म का बनाना है, ये लाइट आ रही है,
बनाओ, इसका बना सकते हो वेव फ्रंट, कोशिश करो, बोलो बोलो कैसा, बोलो क्लियर है, बना लीजिए। तो अब और अच्छा बोलो, 2 मिनट रिलैक्स करके। हम अभी तक लाइट को रे के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे थे, हाइगन कह रहे हैं लाइट का प्रोपोगेशन किस रूप में हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। क्या है ये वेव फ्रंट, चलो 8वीं बार सुन लो, हाँ सर 8वीं बार में तो आ ही जाएगा सर, चल फिर सुन। क्या है वेव फ्रंट, हाइगन के अनुसार वेव फ्रंट उन सभी पॉइंट्स का लोकस है जो किस में वाइब्रेट कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वेव फ्रंट। लाइट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रही है इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। छुट्टियां कब से हैं, कल से, मंडे से, कल से। कब तक है, लड्डू, लड्डू बिल्कुल मिलेंगे, लड्डू का ऑर्डर कर दिया गया है, बिल्कुल ताजे लड्डू दिए जाएंगे 7 या 8 को, 7 या 8 को। जो बच्चे चले जाएंगे वो मुझे अपना एड्रेस लिखा दीजिए, मैं आपको कोरियर करवा दूंगा यहाँ से, किसी भी बच्चे का नुकसान नहीं होने देंगे। बढ़ो आगे। चलो अब आ जाओ साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसको ध्यान से सुनना, 15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है जो ये कह रहा है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्र 2 लेक्चर में पढ़ा दिया जाएगा और पूरा अच्छे से एक एक चीज को डेरिवेशन के साथ, कोई डायरेक्ट नहीं। ऑफिस पे जब आप 10 12 15 20 न्यूमेरिकल कर लोगे तो और पक्का हो जाएगा। चलिए बनाते हैं डायग्राम। नाम से स्पष्ट है, डबल स्लिट मतलब उन्होंने गत्ते के टुकड़े में कितने छेद किए, 2। अब यहां एक लड़ाई है सोर्सेस की। 2 सोर्स प्रकार के होते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स और एक होता है इनकोहेरेंट सोर्स। अब पहले ये लड़ते हैं कि कोहेरेंट क्या होता है, इनकोहेरेंट क्या होता है, और इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स क्यों जरूरी है। अब इस पे 10-15 मिनट की बातें करते हैं, फिर अपन को मजा आ जाएगा, फिर अपन टॉपिक को अच्छे से लिफ्ट कर देंगे। लिखते जाइए, सोर्स कोहेरेंट इनकोहेरेंट, इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट सोर्स क्यों जरूरी है। अब सुनना सा मतलब ये कहानी और मतलब इंटरेस्टिंग है, सुनते जाइएगा, बनाइएगा नहीं, अब सुनते जाना, क्योंकि एक बार बेस बन जाएगा ना तो क्या आपको टॉपिक एक अलग लेवल पे चलेगा, केवल फॉर्मूले रट लोगे तो मजा नहीं है। जैसे 2 बल्ब हैं साहब, डायग्राम नॉट बनाइए, सिर्फ समझे, ये 2 बल्ब, ठीक है, ये रहे 2, एक ये पूरा एक ये पूरा, ये 2 बल्ब है। कल आपने कहा था इंटरफेरेंस, मैंने क्या किया, 2 बल्ब लिए और दोनों बल्ब से प्रकाश जा रहा था और मैंने यहाँ क्या लगा दिया, पर्दा।
आपने तो कहा था कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा और कहीं डिस्ट्रक्टिव। मैंने 2 बल्ब लिए और यहां पर्दा लगा दिया, पूरे पर्दे पर तो मुझे चमक ही दिखाई दे रही है, कहीं भी अंधेरा तो दिखाई नहीं दे रहा। जबकि आपने तो कल चिल्ला चिल्ला के कहा था कहीं कहीं कंस्ट्रक्टिव होगा और कहीं कहीं। मैंने सोचा गुप्ता जी ने पढ़ाया है और गुप्ता जी काफी समय से पढ़ा रहे हैं तो सच ही बोलते होंगे। घर पे जाके आपने प्रयोग कर लिया, धज्जियां उड़ गई साहब। पूरे जगह केवल क्या था, चमक चमक, कहीं अंधेरा तो था ही नहीं। और कैसे होगा, 2 बल्ब लगा लो, दीवार पे पर्दा लगा लो तो पूरी दीवार पे चमक आएगी, अंधेरा आएगा? तो फिर क्या गड़बड़ हो गया? अब इसमें क्या गड़बड़ हुई वो सुनिए। हम जानते हैं इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। किसी पॉइंट पर अगर अंधेरा है तो वो अंधेरा ही कायम रहेगा, बशर्ते ये फाई कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। जरा सोचो, किसी पॉइंट पर अगर फाई लगातार बदल रहा है, लगातार बदल रहा है, लगातार बदलने से क्या होगा, इसकी वैल्यू लगातार बदलेगी, लगातार बदलेगी तो इंटेंसिटी भी आप उसकी स्टडी कर ही नहीं पाओगे। अगर किसी पॉइंट पर अंधेरा है तो वो अंधेरा मेंटेन रहे, बशर्ते कब, जब वहां की अगर इंटेंसिटी मिनिमम है तो मिनिमम ही रहनी चाहिए। जबकि फाई तो लगातार। प्रश्न होता है फाई क्यों चेंज हो रहा है सर? दोनों बल्ब में एक ही दुकान से लाया, एक ही कंपनी के लेकर आया, दोनों 100 वाट के बल्ब हैं, दोनों उधार से लेकर आया पिताजी का नाम लिखवा के, फिर क्या अंतर है? दोनों बल्ब आइडेंटिकल तो हैं। तो आप कह रहे हो फेज डिफरेंस, इनका तो लगातार क्या हो रहा है, चेंज। अब इसके पीछे और घुसना पड़ेगा, बल्ब से प्रकाश निकलता कैसे है? आप तो बस जाते हो, कमरे का हौशा दरवाजा खोला, लाइट का बटन दबा दिया, एकदम कमरा ग्लो हो गया। ऐसा क्या होता है यार कि अपन तो बटन दबाते ही एकदम से पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है? इसके पीछे का क्या विज्ञान है यार? इसके पीछे का विज्ञान सुन, मजा आएगा तुझे। क्या विज्ञान है? टंगस्टन का बल्ब है, बल्ब के अंदर एक फिलामेंट होता है, जब भी सुना हो आपने टंगस्टन। जैसे ही आप करंट फ्लो कराते हो तो इस टंगस्टन के अंदर ये एनर्जी लेवल्स होते हैं। जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं, टंगस्टन का फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होकर इलेक्ट्रॉन ये ऊर्जा पाकर अपनी कहा चले जाते हैं, एक्साइटेड स्टेट में। और जनाब ये जब एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में कूदते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। और यही एनर्जी क्या है, प्रकाश। बोर मॉडल, तीसरा पोस्टुलेट, whenever electron jump from higher energy level to lower energy level, energy is released in the form of electromagnetic radiations, photons। यही तो प्रकाश है। सर फिर वो नीले रंग का प्रकाश, येलो रंग का प्रकाश, सर वो किस बात पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है किस कलर के फोटोन, किस लैम्डा के एनर्जी निकल रही है। सबका लैम्डा अगर येलो कलर से मैच करेगा तो हम कहेंगे येलो रंग का प्रकाश निकल रहा है। जैसे वो सोडियम लैंप होते हैं, अब तो खैर एलईडी लग गई रोड लाइट पर, पुराने देखे आपने पीले पीले रंग के जो सोडियम लैंप लगे रहते थे। तो सर प्रकाश कैसे आता है बल्ब से? आइए फिर सुनिए। स्टेप नंबर 1, सर कमरा खोला चाबी से, बटन दबाया। स्टेप नंबर 1, बटन दबाते बता क्या हुआ, करंट फ्लो हुई। अगला बोल, मुंह खोल। करंट फ्लो करने से फिलामेंट गर्म होगा, फिलामेंट गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब हायर से लोअर में जंप करेंगे तो एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। क्या ये कहानी सेट हुई? अभी बहुत लंबी ये बातें हैं, सुनते जाइएगा। ये इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, पर ये दूसरे में आएगा या तीसरे में आएगा या पांचवे में आएगा, ये कोई माइका लाल नहीं बता सकता। दिस इज प्योर रैंडम प्रोसेस।
उसकी मर्जी पड़े वो जिसमें जंप कर सकता है। जब भी लाइट किसी सोर्स से पैदा होती है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स पैदा होती है। किसके रूप में? पल्स के रूप में। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। दोनों बल्ब फिलिप्स के, यस। दोनों 100 वॉट के, यस। दोनों एक साथ आपने जलाए, यस। पर इसका और इसका जो फेज डिफरेंस है वो सेम नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जंपिंग हो रही है और इसके अंदर हो रही है वो बिल्कुल कैसा प्रोसेस है? रैंडम प्रोसेस है। रैंडम प्रोसेस है। और कोई सोर्स जो लाइट जनरेट कर रहा है वो किसके रूप में कर रहा है? इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस। इसलिए इन दोनों का फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, लगातार टाइम के साथ क्या हो रहा है? बदल रहा है। सोचिए फाइल लगातार बदलेगा, फाइल लगातार बदलेगा तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी या बदलती रहेगी? बदलती रहेगी। सोचिए फाइल लगातार बदल रहा है, बहुत तेज गति से बदल रहा है। कॉस फाई की अगर आपको पता हो तो एवरेज वैल्यू कितनी होती है? 0। क्यों सर 0 क्यों होती है? ये कॉस का कर्व देख लीजिए। एक पूरे चक्कर में जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। कॉस की एवरेज चक्कर में वैल्यू 0। तो बताइए नेट इंटेंसिटी कितनी मिलेगी? I1 प्लस I2। हाँ सर ये तो मैं मानता हूं और मैंने यहीं से तो प्रैक्टिकल चालू किया था। एक बल्ब लगाया, दो बल्ब लगाए, दो बल्ब लगाते ही कमरे में तो रोशनी डबल हो गई, होनी भी चाहिए थी। देखो टोटल इंटेंसिटी क्या हो गई? I1 प्लस I2। ये कैसे सोर्स हैं बताइए? इनकोहेरेंट। अगला सवाल, टू इंडिपेंडेंट सोर्स, टू इंडिपेंडेंट सोर्स आर ऑलवेज इनकोहेरेंट। और इनकोहेरेंट सोर्स में नेट इंटेंसिटी I1 प्लस I2। तो सर अब वो प्रैक्टिकल की बात फिर से करो। आपने कहा था ना दो बल्ब लगाओ, मैंने दो बल्ब लगा दिए और मैंने पर्दे पे देखा, पर्दे पर सभी जगह इल्यूमिनेशन एक जैसा था। पूछें क्यों था एक जैसा? क्योंकि सब जगह इंटेंसिटी कितनी थी? I1 प्लस I2। जबकि आपने तो कहा था एक जगह अंधेरा होगा और कहीं डार्क होगा, कहीं मिनिमा होगा, कहीं मैक्सिमा। पूछो क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? क्योंकि सोर्स कैसे थे? इनको। अब इस सवाल पे जवाब दीजिए, बोलिए। इंटरफेरेंस होने के लिए, और अच्छा बोले सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, अच्छा इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्सेस का कैसा होना जरूरी है? क्यों? आओ चर्चा करते हैं, बोलते हैं, अपने मन से आंसर निकालते हैं। सर कोहेरेंट होंगे तो पता है क्या होगा? जैसे ये स्क्रीन है तो ना आशीष सर, कहीं मैक्सिमा बन रहा होगा ना, तो हमेशा क्या बनेगा? वो मैक्सिमा। कहीं मिनिमा होगा तो हमेशा, क्योंकि ऐसे सोर्स कोहेरेंट सोर्स कहलाते हैं जिनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज नहीं होता। तो जिस पॉइंट पर मिनिमा बन रहा है वहां हमेशा क्या बनेगा? मिनिमा। जहां मैक्सिमा बन रहा है वो हमेशा क्या बनेगा? मैक्सिमा। पर बात तो अटक गई ना, कोहेरेंट सोर्स लाऊंगा कहां से? आप तो कह रहे हो बाजार से जो सोर्स खरीद के लाऊंगा मैं वो तो हमेशा ही क्या होंगे? इनकोहेरेंट। थॉमस यंग ने एक प्रैक्टिकल किया। भाई ने क्या किया? एक बल्ब लिया और उस बल्ब के आगे गत्ते का टुकड़ा लगा दिया और यहां दो छेद कर दिए। यहां से जो प्रकाश आया वो पूरे गत्ते के टुकड़े ने रोक लिया। अब सिर्फ प्रकाश कहां से निकला? इन छेद से। अब ये जो दो सोर्स बन गए, एक से दो, पता है ये दोनों क्या कहलाएंगे? कोहेरेंट। तो सर ये कैसे कोहेरेंट हो गए? ये एक है ही, ये दो है ही नहीं, क्योंकि इनके पापा जी तो कौन है? एक। जो जो परिवर्तन एस में हो रहा है वो एट द सेम टाइम S1 में भी तो होगा। और क्योंकि S1 S2 बने किससे हैं? तो एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स हमेशा क्या कहलाते हैं? कोहेरेंट। बताइए इंटरफेरेंस के लिए कोहेरेंट चाहिए या नहीं चाहिए?
क्या होगा कोहेरेंट से, बताओ, कोशिश करो बोलने की, क्या होगा? इनके बीच का फेज डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो टाइम के साथ चेंज। और सोचो अगर कांस्टेंट रहेगा तो क्या फायदा होगा? इंटेंसिटी भी कांस्टेंट, किसी पॉइंट पर मिनिमा है तो हमेशा मिनिमा। ये घर पर करने पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा? बताइए क्यों नहीं हो रहा? आपने दो बल्ब ले लिए, ठीक है सर, दो सोर्स ले लिए, ठीक है सर, पर इनसे जो प्रकाश आ रहा है ना भाई, वो कोहेरेंट नहीं है। कैसा है? क्यों है इनकोहेरेंट? क्यों? क्योंकि इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन की जंपिंग और इसके अंदर की इलेक्ट्रॉन की जंपिंग इज अ टोटल रैंडम प्रोसेस, इसलिए उनका फेज डिफरेंस टाइम के साथ लगातार वो इतने तेज गति से बदल रहा है कि आप उस अपनी आंखों से ऑब्जर्व ही, आपको केवल क्या दिखाई दे रहा है? I1 प्लस I2। और होता भी, हाँ सर होता भी तो है। मैंने एक कमरे में 100 वाट का बल्ब लगाया, रोशनी देख ली, फिर एक 100 वाट का और लगा दिया, तुक्का मार के बताओ रोशनी डबल हुई, आधी हो गई, या वही रही? डबल हो गई भाई, डबल हो गई कुल रोशनी। I1 प्लस। क्या बातें कुछ को समझ में आ रही हैं? अब सर नीट के लिए बता दो, ये तो आपने 20 मिनट पूरी कहानी सुना दी। नीट के लिए क्या क्या जरूरी है वो लिखो। ये लिख लिया था, अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट, उसको लिखिएगा। ये लिख लो, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर ऑलवेज इनकोहेरेंट, फॉर इनकोहेरेंट आई नेट I1 प्लस I2, बाकी सब छोड़ दो, पहले इतना लिख लो, जो हाईलाइट किया है वो लिख लो। काम का इतना सही था, पर क्या आधा घंटा बताना जरूरी होता है? सीधा रट लोगे तो पता ही नहीं चलेगा हुआ क्या। अब क्या कच्चा पक्का समझ में तो आ रहा है? हाँ यार, दो बल्ब, फिर आपको ये सिखाया बल्ब से प्रकाश निकलता कैसे है। अब आप इतने साल हो गए विज्ञान में पढ़ते हो, कभी आपने सोचा ही नहीं। अब आपके पास एक आइडिया तो हो गया, अच्छा हाँ यार, टंगस्टन का फिलामेंट, जब मैं स्विच को ऑन करता हूं तो करंट फ्लो करती है, फिलामेंट गर्म होता है, गर्म होने से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। वही एनर्जी तो हमें दिखाई दे रही है, वही तो फोटोन है, वही तो लाइट है। नहीं तो ऐसा क्या होता है, आप तो ऑन कर देते हो, पिताजी ने लगा दिया, ऑन करते हो, मजा आ गया सर, देखो लिप्स की लाइट। अरे भाई, इसके पीछे की विज्ञान भी तो अपन को आनी चाहिए। फिर अगला क्या है? दो बल्ब कोहेरेंट होंगे भैया या इनकोहेरेंट होंगे? क्यों इनकोहेरेंट क्यों होंगे बताओ? क्योंकि इनके बीच का फेज डिफरेंस लगातार, क्योंकि जो लाइट पैदा हो रही है वो इन द फॉर्म ऑफ पल्स होती है, तो जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की जंपिंग है ना, वो एट रैंडम है, उस पर किसी का बस नहीं चल रहा। परंतु इस बल्ब से ही मैं दो सोर्स बना दूं, अब बताओ क्या वो कोहेरेंट है क्या? क्यों है बताओ? क्योंकि एक ही सोर्स से तो बने, जो जो बदलाव इसमें हो रहा है वही बदलाव S1 S2 दोनों में हो रहा होगा ना। चेक करो, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा दी, S1 की बढ़ेगी, S2 की बढ़ेगी। इसको बंद कर दिया, कौन सा बंद? इसकी इंटेंसिटी हाफ कर दी। जो जो परिवर्तन पापा जी में होगा वो एट द सेम टाइम S1 और S2 में भी होगा। तो एक ही सोर्स से बनने वाले दो सोर्स हमेशा कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? लाइन चेंज करिए, अब लिखिए कोहेरेंट होते क्या है, ये लिख लिया क्या? अब लिखिए कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट परिभाषा लिखिए, दो सोर्सेस, those sources, THOSE, those sources are said to be coherent if the phase difference
if the phase difference between them do not vary with respect to time, or we can say phase difference remain constant. Remain constant is called coherent source. एक ही बात है, पहले लिखी अपन ने। तो क्या ये बात कुछ कुछ समझ में आई? तो इंटरफेरेंस होने के लिए सोर्सेस का क्या होना आवश्यक है? कोहेरेंट। अब एक बार फाइनल कॉल देता हूं, शायद समझ में आ जाए। कोहेरेंट होने से क्या फायदा बताइए? कोहेरेंट होने से क्या फायदा? फाई कांस्टेंट रहेगा। फाई कांस्टेंट रहेगा तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी सेम रहेगी। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही दिखेगा, मिनिमा है तो मिनिमा ही दिखेगा। हाँ है क्या? चलो अब आ जाते हैं साहब वापस अपने एक्सपेरिमेंट पे। एक्सपेरिमेंट का नाम है YDSC। अब YDSC का सेटअप करते हैं। डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। बहुत आसान टॉपिक है और बढ़िया समझ लोगे ना, ऐसा शानदार तैयार हो जाएगा, ये गलती नहीं होगी। ये देखो, ये लाइट आ रही है, सुनो, लाइट आ रही है। गत्ते के टुकड़े से पूरी लाइट रुक गई, सिर्फ यहां से लाइट पास होगी, तो ये यहां से पूरी लाइट रुक गई। अब यहां से ये देखो, मैंने ये क्या बनाया? वेव फ्रंट। बहुत बढ़िया। ये क्या बनाई? रे। देख लो, अब ये कहां से पहुंची? अब दो छेद कर दिए, S1 और S2। अब बताइए लाइट कहां से निकलेगी? S1 से अलग और S2 से अलग। स्क्रीन पे कहां पहुंचेगी? सब जगह या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर? सब जगह। S1 S2 से जो प्रकाश निकलेगा पूरी स्क्रीन पर पहुंचेगा। अब अलग अलग पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं स्क्रीन के सेंटर पर। डायग्राम बनाइए, फिर धीरे धीरे समझाता हूं, चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। S1 S2 कौन है बताइए? स्लिट्स। इसलिए इसका नाम क्या है बताइए? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। स्क्रीन। अब जैसे 10-15 मिनट और गुजरेंगे ना, आपको चीजें और स्मूथ लेवल पे आने लगेंगी। मंडे को पूरा YDSC पढ़ोगे ना, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सर S1 S2 कौन है बताओ? S1 S2 कौन है? स्लिट। दो सोर्सेज हैं, कोहेरेंट या इनकोहेरेंट? कोहेरेंट। एक पहला सवाल बन गया, YDSC में कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने का तरीका। आंसर है, शानदार ध्यान से देखिएगा, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। देखो तो, क्या ये समझ पा रहे हो? हाँ सर, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट ही तो है। ये वेव फ्रंट आया, इसी वेव फ्रंट को हमने कितने भागों में तोड़ दिया? दो भागों में। तो कहा जाता है कोहेरेंट सोर्स प्राप्त करने का तरीका। उत्तर बोलिए, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। कल का पेपर का सर थोड़ा आइडिया दे दो। कल का पेपर बहुत आसान बनाया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। NLM आ रहा है, फ्रिक्शन, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम, सर्कुलर,
और रोटेशन। हाँ वही सेंटर मास मोमेंटम कॉलिजन पूरा एक ही टॉपिक है। फ्लूइड आ रहा है क्या आपके बैच में? फ्लूइड नहीं आ रहा ना? हाँ घर जाना है तुझे? हाँ जाना, बैग ले फटाफट, जा जा जा। बैग, पानी की बोतल, कॉपी, कोई सामान नहीं रहना चाहिए। मोबाइल यस, याद दिला दिया तुझे, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं। चाबी, चल बढ़ो आगे। अब सुनना, बेसिक बेसिक समझना। अब मैं बात कर रहा हूं सेंटर पे, प्लीज अब थोड़ा सीरियस होइए। S1 से एक वेव सेंटर पे पहुंची, S2 से एक वेव सेंटर पे पहुंची। बताओ राम ज्यादा या श्याम ज्यादा? क्या दोनों सेम चले? सुनना, अब कल से जोड़ता हूं, मजा आने लग जाएगा। कल का पन्ना पलटो, मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्टिव की शर्तें। पन्ना पलटो, डेल्टा एक्स बताओ एन लेमडा, देख लो अगर हाँ हो तभी चलेंगे। कंस्ट्रक्टिव में आ जाओ, कंस्ट्रक्टिव के पॉइंट्स देखो। चौथा पॉइंट, क्या डेल्टा एक्स एन लेमडा लिखा है क्या आपके बैच में? नहीं हो तो आज लिखवा दूं, कल ही लिखवा दिया था क्या? डेल्टा एक्स एन लेमडा, एन की वैल्यू 0 1 2 3 पुट करो। एन 0 तो 0, N1 तो लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। अब जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं ना वो आप भी बोलो। जब जब पाथ डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा, तब तब उस पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इन वाक्य को समझो और एंजॉय करो। कैसा, दो वेव आ रही है राम और श्याम, ठीक है। राम और श्याम के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा, राम 10 चला श्याम 12 चला, राम 10 चला श्याम भी 10 चला, राम 10 चला श्याम 15 चला। दोनों के बीच में क्या होगा? पार्ट डिफरेंस। जब जब ये पार्ट डिफरेंस 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा होगा, तब तब उस पॉइंट पर बताइए क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव? बताना, मजा आएगा। सेंटर पर पहुंचने के लिए राम ज्यादा या श्याम ज्यादा? दोनों बराबर, डेल्टा एक्स 0। बता डेल्टा एक्स 0 तो कौन सी शर्त सेटिस्फाई हो गई? कंस्ट्रक्टिव। इसलिए कहा जाता है YDSE में स्क्रीन के सेंटर पर हमेशा मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा। 3 बार आया नीट में यही सवाल। असर्शन रीजन में भी बन सकता है। असर्शन YDSE में स्क्रीन के सेंटर पर मैक्सिमा बनता है। रीजन, एट सेंटर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स इज 0। बोली हाँ है क्या? जब जब पाथ डिफरेंस 0 होगा तब तब वहां पर क्या बनेगा? मैक्सिमा। लिख लीजिए। तो पहला पॉइंट शानदार, स्क्रीन के सेंटर पर क्या बनेगा? बोलिए स्क्रीन के सेंटर पर क्या बनेगा? मैक्सिमा, ब्राइट फ्रिंज। तसल्ली से हर बात को समझ के चलिए। बाद में तो मैं सब पॉइंट्स एक साथ लिखा दूंगा, पर मैं चाहता हूं एक एक बात आपको अच्छे से तसल्ली से बता दूं। आपको फील आनी चाहिए कि हाँ सर, सेंटर पे राम और श्याम बराबर चलेंगे। राम और श्याम बराबर चलेंगे तो पार्ट डिफरेंस 0, पार्ट डिफरेंस 0 तो क्या बनेगा? मैक्सिमा। अब किसी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, मान लो पी पर आ गए। यार पी पर विचार करते हैं क्या हो रहा होगा। एक पी पॉइंट ले लो ऊपर, वाई दूरी पर। अब बताओ पी पर क्या बनेगा? सर ऐसे थोड़ा तुक्का मार सकते हैं सर, तो क्या करें बता, तो बता क्या करें। सर देखो, राम से एक वेव निकलेगी,
श्याम से एक वेव निकलेगी सर, सही बात है। बता दोनों का रास्ता बराबर है या कम ज्यादा है? तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पाथ डिफरेंस। फिर क्या होगा? फिर सर मैं उस पाथ डिफरेंस को चेक करूंगा सर। अगर वो पाथ डिफरेंस सर एन लेमडा से कंपेयर करेगा तो मैं चिल्ला दूंगा, झंडा ऊपर कर दूंगा, सर वहां पे ब्राइट स्पॉट। अगर वो पाथ डिफरेंस, अगर वो पाथ डिफरेंस किससे मैच करेगा? 2n+1 लेमडा बाय 2 से, फिर मैं वहां झंडा ऊपर कर दूंगा, वहां पे क्या बनेगा? मिनिमम। आप इन बातों को समझिए तसल्ली से, जल्दबाजी मत करिए। ये सोचो आराम से। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? दो सोर्स दिख रहे हैं, S1 S2। S1 S2 से प्रकाश निकल रहा है, कहां पहुंच रहा है बच्चे बता? पर्दे पर। पर्दे के एक पॉइंट पर या अलग? सब जगह, सब जगह देखना, इधर भी आएगा, ये S1 से सब जगह जाएगा, ये सब जगह जाएगा, S2 से भी सब जगह जाएगा। अब बताओ ये लाइट आपस में एक दूसरे के साथ क्या करेगी? इंटरफेयर। थोड़ा कहानी को समझो तो मजा आएगा। हर बिंदु पर क्या होगा? राम का रास्ता अलग, श्याम का रास्ता अलग, राम का अलग, श्याम का अलग, राम का अलग, श्याम का अलग। खुद देखना इस रास्ते पर, थोड़ा एंजॉय कर डायग्राम को। इस रास्ते पर S1 तो इतना चला, पर S2 तो इतना सही चला। क्या रास्ते बराबर हैं क्या? एक का रास्ता ज्यादा, एक का रास्ता कम। तो पहले क्या निकालोगे? पाथ डिफरेंस। अब बताओ यहां पर ब्राइट स्पॉट बनेगा या डार्क स्पॉट? सर ऐसे तो नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताएगा बेटा? बता ना मुझे, शनिवार का दिन है, बता। सर पाथ डिफरेंस निकाल लूंगा, फिर उस पाथ डिफरेंस को किससे मैच करूंगा? अगर वो पाथ डिफरेंस एन लेमडा आ जाएगा, झंडा गाड़ दूंगा, चिल्ला दूंगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर वो पाथ डिफरेंस 2n+1 लेमडा बाय 2 के बराबर आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं आ रही बात समझ? कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है? फॉर्मूले वगैरह मैं सब सिखा दूंगा, पर एक बार तुझे बोलना तो आना चाहिए कि टॉपिक में हो क्या रहा है। कि S1 S2 से वेव्स निकल रही हैं, पर्दे पे दोनों वेव्स पहुंच रही हैं, पहुंचकर आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं। इंटरफेरेंस पर मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है। इट डिपेंड्स उनके बीच का पाथ डिफरेंस क्या है। जैसे सेंटर पर, सेंटर पे तो कमाल हो गया। क्यों सर, क्या कमाल हो गया? राम जितना चला, श्याम भी उतना चला। तो सेंटर पे तो पाथ डिफरेंस, और जब पाथ डिफरेंस 0 है तो कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्ट। नहीं आ पा रहा? छुट्टी कर दें क्या? समझ पा रहे हैं? चलिए तो लिखिए। कोई कोई नहीं घबराएगा, लिखो। एट एनी पॉइंट बी। बिल्कुल मत घबराओ, मैं हूं ना। हाँ मत घबराओ। ये दोनों वे पहुंच रही हैं। अब मुझे यहां पर क्या निकालना है? पाथ डिफरेंस। अब सुनो, वैसे तो ये पाथ डिफरेंस याद करने का है, पर मैं आपको तरीका बता देता हूं तो आपको थोड़ा मजा आ जाएगा। सब लोग बोर्ड पे देख लो प्लीज। चलो प्यारे बच्चे, S1 से मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। इससे क्या हो गया? मेरा S1 से ये P तक का रास्ता और ये रास्ता दोनों लगभग बराबर हो गए। तो बताओ S2 कितना ज्यादा चला? क्या S2 ये वाला ज्यादा चला क्या? बस नहीं आई समझ? ये तो साफ दिख रहा है, लंबा रास्ता किसका है? S1 का या S2 का? साफ दिख रहा है S2 का है। मैंने ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये रास्ते लगभग सेम हो गए। तो ज्यादा कितना चला? ये पर्पल वाला। अब ये कैसे निकालूंगा देखना, ये थीटा, तो ये बताओ 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये थीटा। डी का थीटा से चिपका हुआ डी कॉस, तो ये वाला डी साइन थीटा। तो बताओ डेल्टा एक्स कितना आ गया? डी साइन थीटा।
ये अपन को याद होना चाहिए। अब साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालें देखें। ये पॉइंट P है, ये दूरी y, ये पर्दा काफी दूर होता है। अच्छा, छोटा d और बड़ा d समझ पा रहे हो क्या? ये भी समझो, नहीं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। छोटा d बताओ किसके बीच की दूरी है? आराम से तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं, बंटी जल्दबाजी नहीं। छोटा d दोनों स्लिट के बीच की दूरी, और बड़ा d स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। बोलो हाँ है, ठीक है। पर्दा काफी दूर होता है, पर्दा काफी दूर होता है, स्लिट्स बहुत पास में होती हैं, तो ये एंगल बहुत छोटा होता है। तो बताओ, अगर छोटा होता है तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों बराबर होते हैं। टेन थीटा निकाल सकते हो इसमें? बताओ, चिल्लाओ, टेन थीटा बोलो बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो जाएगा? y/d। और सिंस थीटा छोटा है तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वही साइन y/d। तो यहां साइन थीटा पुट कर दो, तो बताओ कितना आ गया? d y/d। तो डेल्टा x कम्स आउट टू बी y छोटा d बाय बड़ा। ये मुझे याद होना चाहिए। क्या है, मैं याद करके करूंगा क्या? क्या है बोल तो सही। ये पार्ट डिफरेंस है। किस किस के बीच में? किस किस के बीच में? S1 से एक वेव आई, S2 से दूसरी वेव आई, इन दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस y d/d। एक एक अक्षर को बोलो। y कौन है? y बताओ। उस पॉइंट की स्क्रीन के सेंटर से दूरी। छोटा d बोलो, दोनों स्लिट के बीच की दूरी। बड़ा डी बोलो, स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी। सीधा ये मुझे याद होना चाहिए। शॉर्ट नोट में ये लिखूंगा। डेरिवेशन तो इसलिए बता रहे हैं ताकि समय है, जब मार्च अप्रैल में पढ़ाएंगे रिवीजन में, तब डेरिवेशन थोड़ा बताएंगे, तब तो सीधा लिखाएंगे। डेल्टा एक्स बोल y d/d, y स्मॉल d बाय कैपिटल D। बढ़ें क्या? लिख लो तसल्ली से, थोड़ा रेस्ट कर लो, एक बार कहानी को रिवाइंड कर लो, और थोड़ा कोशिश करो बोलने की कि दो सोर्स S1 S2 दोनों से वेव पर्दे पर पहुंच रही है, हर बिंदु पर पाथ डिफरेंस अलग अलग होगा, वो पाथ डिफरेंस निकाला है। अब मैं आपसे कह रहा हूं बच्चे, मुझे P पर मैक्सिमा बनाना है, तो तुम्हारा खुद का रिप्लाई आना चाहिए। सर देखो, पाथ डिफरेंस तो आ गया ना, इस पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव के पार्ट डिफरेंस के क्या कर दो? बराबर। अपने आप वहां पर क्या बन जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वापस सुनो क्या कह रहा हूं, सुनो ना, कोई जल्दबाजी थोड़ी ना। अपन को पता है कि फिजिक्स ऐसी ही आती है धीरे धीरे समझ में। मैं कह रहा हूं कि बेटा मुझे ना बिंदु पी पे डार्क बनानी है। सर आप कुछ मत कहो, बैल लग गई है चले जाओ, वो तो है ही, वो तो हमेशा ही रहेगा। फिर भी कोशिश करना थोड़ी समझने की, वो तो हमेशा ही रहेगा यार। वो तो अपना मन हमेशा ये रहता है कि आया ही मत करो फिजिक्स वाले मास्टर, तो बाहर से आया करो, वहीं से वहीं घूम जाया करो। फिजिक्स नहीं, वहीं घूम जाया करो।
और वो तो पर अपने हर बार मन की बात कहाँ पूरी होती है ना। तो चलो मन मार के फिर वापस पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं पी पर मुझे मिनिमा बनाना है। बोल हाँ है क्या? मिनिमा बोले तो कौन सा इंटरफेरेंस? अब वो कब बनेगा? अगर जो हमारा डेल्टा एक्स आया है ना, ये डिस्ट्रक्टिव के डेल्टा एक्स के बराबर अगर हो जाएगा तो बिंदु पी पर क्या बन जाएगा? मीनिंग, यस और नो? चलो लिखते हैं, आओ बोर्ड पर। कुछ लिखना है क्या इसमें से? लिखो आओ। अपनी तो नहीं है? 5 मिनट है। चलो, अगर मुझे पॉइंट पी पर मैक्सिमा बनाना है, जल्दी से बताओ मैक्सिमा की शर्त डेल्टा एक्स किसके बराबर हो जाए? एन लैम्डा। फटाफट लिखते चलो मेरे साथ साथ। तो डेल्टा एक्स की जगह बोलो, अभी निकाला था वाई डी बाय डी। वाई कर रख दो, डी को वहां भेज दो, एन लैम्डा डी बाय डी। एन की वैल्यू रखो 0 1 2 3 4। सही है। तो ये कहलाता है पोजीशन ऑफ मैक्सिमा। एक बार एन 0 रखो, 0। एन 1 रखो, लैम्डा डी बाय डी। एन 2 रखो, 2 लैम्डा डी बाय डी एंड सो। तो बताएगा ये क्या है? बताओ, कोशिश करो। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्या बन रहा है? मैक्सिमा। अरे हाँ यार, 0 पे तो आना चाहिए था। अभी प्रूफ तो करके आए थे, 0 पे क्या बन रहा था? मैक्सिमा। इसे बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा। इसे बोलते हैं सेकंड मैक्सिमा। फिर एक टर्म होती है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, दो कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की दूरी। किन्हीं भी दो को घटा दो आप, किन्हीं भी दो को, सब बराबर ही आएंगे। लैम्डा डी बाय डी माइनस 0, दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। सबसे फेमस फॉर्मूला है ये, सबसे ज्यादा प्रश्न इसी पर पूछे जाते हैं, फ्रिंज विड्थ। ये मैक्सिमा का सिखाया है, कल मिनिमा का सिखाऊंगा। पर ना, इसमें एक तरीका देख सकते हैं आप। यार इतना सारा कौन रटे? आप ध्यान से देखो, लैम्डा डी बाय डी को मैं क्या बोल सकता हूं? बीटा। लैम्डा डी बाय डी को बीटा, तो ये क्या हो गया? 2 बीटा। अब देख, शॉर्ट ट्रिक निकल के आ रही है, मौखिक। मैं आपसे बोलूं पहला मैक्सिमा, सीधा बोलोगे 1 बीटा। दूसरा मैक्सिमा 2 बीटा। पांचवा मैक्सिमा, और बीटा तो अपन को याद है ही, लैम्डा डी बाय डी। तो आप इतने फॉर्मूले से बच गए। जैसे मैं आपसे पूछता, पोजीशन ऑफ थर्ड मैक्सिमा बताओ, तो आपको सीधा बोलना है 3 बीटा। मैं बोलूंगा पोजीशन ऑफ सेवेंथ मैक्सिमा, सीधा 7 बीटा। पोजीशन ऑफ 11th मैक्सिमा,
सीधा 11 बीटा, और बीटा तो अपन को याद है ही, लैम्डा डी बाय डी, लैम्डा डी बाय। तो ये मैंने मैक्सिमम समझाया है, मंडे को मिनिमा समझाऊंगा, वाविदी ऐसी फिर से पढ़ाऊंगा तसल्ली से। जब सब खुश हो जाओगे, समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगला वाक्य ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी धड़कनें तेज होंगी। पिछले 15 साल में हर साल इस पे से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमें बहुत तसल्ली से अच्छे से नोट्स बना बनाकर इसको तैयार करना है। बोलो हाँ है क्या? हाँ भरो। वेरी गुड। अपन अब मंडे को मिलेंगे, ठीक है? अच्छा।